हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। जैसे कि कंडक्टर्स में यहाँ पर बेसिकली अगर कंडक्टर्स की बात करें तो कंडक्टर्स के एग्जाम्पल है सारे मेटल्स, राइट। तो सारे के सारे ही मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी को एलो करते हैं फ्लो करने के लिए। और वो क्यों एलो होते हैं? क्योंकि कंडक्टर्स में यहाँ पर बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो हो सकते हैं, राइट। जैसे कि इंसुलेटर की अगर बात करें तो इंसुलेटर में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसीलिए वहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, जो भी चार्ज है, वो फ्लो नहीं हो पाता है, राइट। तो यहाँ पर कंडक्टर्स में, मेटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सबसे आउटर ऑर्बिट में सबसे ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो उसी वजह से वो कंडक्टर में मूव करने के लिए बहुत ही फ्रीली होते हैं, राइट। बट वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कभी भी उस कंडक्टर को फ्री नहीं हो पाते, मतलब कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन्स कभी भी बाहर नहीं निकलेंगे। अगर पर्टिकुलर एनर्जी दी जाए तभी ही वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल पाते हैं, राइट। तो यहाँ पर मान लीजिए किसी कंडक्टर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो तब सारे के सारे चार्जेस एक ही डायरेक्शन में फ्लो होंगे, राइट। तो इलेक्ट्रॉन्स, मान लीजिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव होंगे, राइट। तो इस तरीके से कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोशन होती है। उसमें यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कंडक्टर्स के बारे में, तो उस पॉइंट्स को पॉइंट वाइज स्टडी करेंगे। पहला पॉइंट है इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ज़ीरो। तो जब कोई भी कंडक्टर को हम लोग आउटसाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट में रखते हैं, तो तब इनसाइड कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ज़ीरो हो जाता है। तो जब कभी भी किसी कंडक्टर को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तब कंडक्टर के अंदर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे, मतलब कि नेगेटिव चार्जेस पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट हैंड साइड आ जाने की वजह से राइट हैंड साइड वाले जो प्रोटॉन्स है, राइट हैंड साइड वाले प्रोटॉन्स बाहर निकलते हैं। अब यहाँ पर अंदर की तरफ भी कुछ ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, राइट, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो इसीलिए एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर हमारे नलीफाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इसी वजह से ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि दोनों ही इफेक्ट एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं, राइट। ओके, अब सेकेंड पॉइंट है एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हमारे पास एक पर्टिकुलर सरफेस है, राइट। उस सरफेस पे कुछ चार्जेस है जो कि पॉजिटिव चार्जेस है। तो पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पर, राइट। तो पॉजिटिव चार्ज अगर मान लीजिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सभी सरफेस पे, तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस के परपेंडिकुलर ही होंगे। तो ऑलवेज आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा, ना कि वो किसी और डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। मतलब कि अंदर के कंडक्टर के अंदर की तरफ कोई भी एक्सेसिव चार्ज, कोई भी जो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव एक्सेसिव चार्ज नहीं होगा, राइट। कैसे? तो हमने पहले ही पॉइंट में देखा था कि इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़ीरो हो जाता है।
इनसाइड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाता है तो गॉस के लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर अगर उसकी फॉर्मूला लिखे तो ई डी एस इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो। अब इस फॉर्मूला में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज़ीरो हो गया तो सिग्मा क्यू भी ज़ीरो हो जाएगा, राइट। सिग्मा क्यू ज़ीरो मतलब कि कंडक्टर के अंदर कोई भी एक्सेसिव चार्ज नहीं है। अगर चार्ज है भी तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही सेम नंबर्स में अवेलेबल है। मान लीजिए कि पॉजिटिव 10 जितने चार्ज है तो नेगेटिव भी 10 जितने ही चार्ज होंगे। नेक्स्ट पॉइंट में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम of the conductor and has the same value as inside on its surface। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हर एक पॉइंट पे, कंडक्टर के अंदर हर एक पॉइंट पे उसकी वैल्यू सेम रहेगी और सरफेस पे भी उसी वैल्यू का होगा। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास एक स्क्वायर है, राइट। तो ये स्क्वायर अगर पोटेंशियल मतलब कि इस स्क्वायर की सेंटर पे मैंने क्यू चार्ज रखा तो इसके सरफेस पे, राइट, और इनसाइड इनसाइड कोई भी पॉइंट ले लो उसका पोटेंशियल सेम रहेगा। मान लीजिए कि उसका पोटेंशियल इनसाइड पॉइंट पे जो उसकी फॉर्मूला है उसके हिसाब से v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर है। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सभी जगह पर इसी कैलकुलेशन को हम लोग अप्लाई करेंगे। सभी पॉइंट पे, इनसाइड पॉइंट हो या फिर सरफेस का कोई भी पॉइंट ले लो, सभी जगह पर v की वैल्यू सेम रहेगी, पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। तो अब यहाँ पर हमारे पास एक कंडक्टर है और कंडक्टर की सरफेस पे मैं एक पिल बॉक्स एज्यूम कर रहा हूँ, राइट। अब ऑब्वियसली इस कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ज़ीरो मिलेगा, बट यहाँ पर बाहर की तरफ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड उस कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर मिलने वाला है, राइट। तो यहाँ पर हमने जो पिल बॉक्स की जो एरिया है वो डेल्टा एस जितना एज्यूम किया है, राइट। तो अब यहाँ पर मैं गॉस लॉ अप्लाई करूँगा तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग उसकी फॉर्मूला है वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, मतलब कि एरिया वेक्टर इज इक्वल टू यहाँ पर टोटल चार्ज मीन सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो इन टू एन हैट, राइट। अब ई डॉट डेल्टा एस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि डेल्टा एस की जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन में, मतलब कि डेल्टा एस भी यहाँ पर सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर होगा, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। तो दोनों के डायरेक्शन की हिसाब से यहाँ पर ई डेल्टा एस कॉस ज़ीरो आ जाएगा इज इक्वल टू, अब सिग्मा क्यू मतलब टोटल चार्ज। तो हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ चुके हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब कि टोटल चार्ज अपॉन एरिया। सरफेस एरिया कितना है यहाँ पर डेल्टा एस जितना है, पिल बॉक्स का एरिया ही लेना है हमें। तो इसीलिए यहाँ पर जो सिग्मा क्यू है, यहाँ पर टोटल चार्ज है इसलिए सिग्मा क्यू लिखा। तो सिग्मा क्यू होगा सिग्मा डेल्टा एस अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो, राइट। अब यूनिट वेक्टर लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड अब स्केलर है। तो डेल्टा एस कैंसल, कॉस ज़ीरो की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फार्मूला वो होगी E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो। तो ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर डिराइव की, ये फॉर्मूला अगर सिग्मा ग्रेटर देन ज़ीरो होगी तो पॉजिटिव होगा, अगर सिग्मा लेस देन ज़ीरो होगा तो वहाँ पर ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी। तो E इज इक्वल टू नेगेटिव सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो, राइट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पर फॉर्मूला मिलेगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चार्ज के सिंबल पे डिपेंड है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव पे है, राइट। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो यहाँ पर हमने एक कंडक्टर ध्यान में लिया है। अब उस कंडक्टर पे कुछ इस पोर्शन में नेगेटिव चार्जेस है और इस पोर्शन में पॉजिटिव चार्जेस है, राइट। इस पोर्शन में नेगेटिव चार्जेस भी है। अब उस कंडक्टर में हमने एक कैविटी रखी है, मतलब कि एक खाली जगह है, राइट।
अब पॉजिटिव चार्जेस या फिर नेगेटिव चार्जेस, कोई भी चार्जेस हो, उस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें ज़ीरो मिलने वाला है, जैसे कि हमने पहले भी सोचा था। कुछ पोटेंशियल मिलेगा, उस पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो वी ओ होगी, और अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो, मतलब कि सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी भी ज़ीरो, राइट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्जेस भले ही सरफेस पे है, बट उसकी वजह से अंदरूनी भाग, मतलब उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होने की वजह से इसको हम लोग बोलेंगे शील्डिंग, राइट। शील्ड हो गया, एक टाइप का एक कवच बन गया कि जिसमें अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, अंदर का जो पोर्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्री हो चुका है। और जो पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पर सभी जगह पर कांस्टेंट मिलेगी, या फिर सरफेस हो या फिर अंदर की कोई भी पॉइंट आप ले लो, तो सारे पॉइंट पे वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट मिलने वाला है, राइट। अब यहाँ पर मैं थ्री डायमेंशन एक कंडक्टर एज्यूम कर रहा हूँ, ये थ्री डायमेंशन है, राइट। भले ही ये थ्री डायमेंशन है और चार्ज्ड है, राइट, उस पर इलेक्ट्रिक, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि अंदर की तरफ कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि बाहर की तरफ कुछ पोर्शन पॉजिटिव चार्ज होगा, कुछ पोर्शन नेगेटिव चार्ज होगा, दोनों के ही नंबर्स अगर सेम होंगे तो ये कंडक्टर न्यूट्रल भी होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ मिलेगी और उसकी फॉर्मूला होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो एन हैट, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सरफेस के तो परपेंडिकुलर ही होगी। तो आपको ये चीज़ भी जान लेनी है, भले ही पॉजिटिव चार्ज है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, और यहाँ पर नेगेटिव फॉर्मूला मिलेगी, इज इक्वल टू नेगेटिव सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो। और भले ही वो नेगेटिव है, बट वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो तो सरफेस के परपेंडिकुलर ही मिलने वाली है। अब हम लोग यहाँ पर एक हॉलो कंडक्टर एज्यूम करते हैं, तो वहाँ पर कैविटी है, खाली जगह है, भले ही यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो वहाँ पर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो मतलब कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी ज़ीरो। तो यहाँ पर आप पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट रहने वाली है थ्रू आउट दी सरफेस, सरफेस पे भी v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और सरफेस के अंदर कोई किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहने वाला है। अब नेक्स्ट एग्जांपल में, अ कॉम्ब रन थ्रू वंस ड्राई हेयर अट्रैक्ट स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर, वाई, what happens if the hair is wet or if it is a rainy day, right? Remember a paper does not conduct electricity, okay। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक कॉम है, राइट, ड्राई हेयर के रबिंग के कारण वो कुछ पेपर के छोटे छोटे पीसीस को अट्रैक्ट करता है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। और दूसरा क्वेश्चन है कि अगर उस हेयर को हम लोग वेट कर दे, या फिर मॉनसून सीज़न में अगर यही चीज़ हम लोग अप्लाई करें तो क्या होता है, राइट। तो यहाँ पर जो कॉम्ब है, वो कॉम्ब फ्रिक्शन के कारण, यहाँ पर मेन फीचर है फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन के कारण वो वहाँ पर चार्ज मीन्स अंदर चार्ज इंड्यूस होता है फ्रिक्शन के कारण। अब वही कॉम्ब को अगर हम लोग पेपर के पीस के नज़दीक ले जाएं तो वहाँ पर पोलराइजेशन होता है, मतलब कि पेपर में भी, अगर मैं यहाँ पर पेपर की ड्राइंग यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो पेपर में भी सिमिलर नंबर ऑफ पॉजिटिव और सिमिलर नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस होंगे, तो जो भी कॉम्ब के पास चार्ज होगा उसके ऑपोजिट चार्ज को वो पेपर पे अट्रैक्ट करेगा। अगर मान लीजिए कि कॉम्ब पे पॉजिटिव चार्जेस है तो वो पेपर के नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, राइट। तो इसीलिए वहाँ पर वो अट्रैक्टिव फोर्स फील करेगा, पेपर पे अट्रैक्टिव फोर्स लगता है उसी वजह से। बट अगर हमारे जो हेयर है वो वेट है या फिर मॉनसून सीज़न है, तो फिर क्या होगा कि वहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो लेस हो जाता है। अगर फ्रिक्शन लेस हो जाएगा तो वहाँ पर बराबर तरीके से चार्ज का इंडक्शन नहीं होगा कॉम पे,
अगर चार्ज का इंडक्शन बराबर नहीं होगा तो वहाँ पर जो स्मॉल पीस ऑफ पेपर्स है वो अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, ऑर्डिनरी रबर इज एन इंसुलेटर बट स्पेशल रबर टायर्स ऑफ एयरक्राफ्ट आर मेड स्लाइटली कंडक्टिंग, वाई इज दिस नेसेसरी। तो ऑर्डिनरी नंबर हम लोग जो इरेजर यूज़ करते हैं, रबर बैंड वाला रबर, वो तो इंसुलेटर होता है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। बट एयरक्राफ्ट में जो रबर यूज़ होते हैं उनको स्लाइटली कंडक्टर, उसमें स्लाइटली कंडक्टिंग मटेरियल यूज़ होता है। तो ऐसा क्यों ज़रूरी है? तो एरोप्लेन में, राइट, एयरक्राफ्ट यहाँ पर बोला गया है, तो एरोप्लेन में बहुत ही स्पीडीली एरोप्लेन जाता है, तो वहाँ पर भी जो हमारे टायर्स है और टायर्स और अर्थ सरफेस उनके बीच फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है, राइट। तो अर्थ सरफेस और एयरक्राफ्ट के टायर्स के बीच फ्रिक्शन ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर चार्ज ज़्यादा इंड्यूस होता है। तो चार्ज ज़्यादा इंड्यूस होगा तो उस टायर पे बहुत ही चार्ज एक्यूमुलेट होंगे। अगर बहुत ज़्यादा चार्ज एक्यूमुलेट होंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से फायर भी लग सकती है। तो इसीलिए अगर उसको कंडक्टिंग मटेरियल बना दे तो कंडक्टर क्या करेगा, तुरंत ही उस चार्ज को फ्लो करवा देगा। तो तुरंत ही वो चार्ज फ्लो हो जाएगा आगे की तरफ, और फ्लो होने की वजह से वहाँ पर चार्ज एक्यूमुलेशन नहीं होगा, और चार्ज एक्यूमुलेशन नहीं होगा तो वहाँ पर फायर का खतरा टल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, vehicles carrying inflammable materials usually have metallic ropes touching the ground during motion, why? तो यहाँ पर फिर से जो हमने रोप्स यूज़ किए हैं वो रोप्स यहाँ पर मेटल्स के बने हुए हैं। फिर से वो जो रोप है वो अगर ग्राउंड को टच कर रहे हैं ड्यूरिंग मोशन तो वहाँ पर भी फिर से फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन की वजह से चार्ज एक्यूमुलेशन होंगे, चार्ज एक्यूमुलेशन होंगे तो वहाँ पर चार्ज फ्लो होंगे और इलेक्ट्रिसिटी से फायर का खतरा हो सकता है। बट अगर उसको मेटल का बनाया जाए तो मेटल क्या करेगा, तुरंत जो भी चार्ज एक्यूमुलेट होगा उसको फ्लो करवा देगा, क्योंकि वो कंडक्टर है और कंडक्टर कैन फ्लो द इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो जाएंगे और हमारा जो फायर का खतरा है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वो टल जाएगा। फिर उसके बाद, a bird perches on a bare high power line and nothing happens to the bird. A man standing on the ground touches the same line and gets fatal shock. Why? तो जो भी बर्ड है वो अपने पैर दोनों ही वायर्स के बीच रखते हैं, मतलब कि दोनों ही पैर उस वायर पे होते हैं एक बर्ड के। मान लीजिए कि ये बर्ड है तो उसके दोनों ही पैर वायर पे होते हैं, बट जब कभी भी कोई पर्सन आके यहाँ पर टच करता है अपने हाथों से, राइट, तो वहाँ पर क्या होगा कि उसके जो पैर होंगे वो पैर नीचे ज़मीन से जुड़े हुए होंगे। तो जैसे ही वो वायर को टच करेगा वैसे ही सर्किट कंप्लीट होगी, और सर्किट कंप्लीट होने की वजह से यहाँ पर जो चार्जेस है वो अर्थ के सरफेस की तरफ फ्लो होंगे। बट बर्ड में तो क्या होता है, सर्किट कंप्लीट ही नहीं हो रही है। सर्किट अगर कंप्लीट नहीं होगी तो कोई करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है डाइइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। तो पहले मैं एक कंडक्टर ध्यान में लेता हूँ। अब कंडक्टर को मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है, राइट। अब यहाँ पर जब कभी भी कंडक्टर को मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूँगा तो वहाँ पर नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस दोनों पे ही फोर्स क्रिएट होगा। नेगेटिव चार्जेस पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और पॉजिटिव चार्जेस पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों ही अपनी प्लेसेस पजेस कर लेंगे, राइट। अब यहाँ पर नेगेटिव जो इनसाइड चार्जेस है, नेगेटिव और पॉजिटिव, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। तो वो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की ही वैल्यू जितनी बन जाए तब तक ये चार्जेस यहाँ पर एक्यूमुलेट होते रहेंगे,
और जब वो बन जाए तब दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट होने की वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ज़ीरो हो जाता है। तो ये चीज़ होती है कंडक्टर में, हमने पहले भी देखा था, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो ऑफ कंडक्टर व्हेन प्लेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग बात करते हैं डाइइलेक्ट्रिक। डाइइलेक्ट्रिक एक तरीके का इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर मतलब कि उसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, सब बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बाउंड किस वजह से होते हैं, तो वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से बाउंड होते हैं, राइट। तो ऐसे इंसुलेटर को जब कभी भी हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब क्या होता है, तब भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही अपनी प्लेस को पजेस कर लेते हैं, दोनों ही अपनी प्लेस को यहाँ पर कंज्यूम कर लेते हैं। तो नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड है, पॉजिटिव राइट हैंड साइड है, तो उनकी वजह से फिर से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, राइट, ई इनसाइड। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट लगेगा, बट वो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज़्यादा वैल्यू का नहीं बढ़ पाएगा कि वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को नलीफाई कर पाए। तो इसीलिए यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का ही अगर समेशन करें तो वो हमें नॉन ज़ीरो मिलेगा, क्योंकि दोनों ही यहाँ पर सेम वैल्यू के नहीं होंगे, राइट। तो ये डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में हमने बात की। अब हम लोग पोलर मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे। तो पहला आता है पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल में जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों ही एक दूसरे से पहले से ही अलग अलग है, जिसके सेंटर्स एक दूसरे से पहले से ही अलग अलग है, उनको हम लोग पोलर मॉलिक्यूल बोलेंगे। क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल में यहाँ पर परमानेंट डायपोल मोमेंट मिलता है। परमानेंट डायपोल मोमेंट क्यों मिलता है, क्योंकि पहले से ही पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच कुछ डिस्टेंस है। भले ही अब आप इस चार्जेस को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, फिर भी यहाँ पर डिस्टेंस तो रहेगा ही। तो पहले से ही वो परमानेंट है, परमानेंट डायपोल मोमेंट उनके पास है, और इसके एग्जाम्पल्स है HCl, H2O, राइट। तो ये पोलर मॉलिक्यूल है। अब नेक्स्ट है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में यहाँ पर पॉजिटिव आयन का सेंटर और नेगेटिव आयन का सेंटर दोनों ही एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने की वजह से उनके पास कोई भी परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं होता। अब परमानेंट डायपोल मोमेंट क्यों नहीं होता, क्योंकि परमानेंट डायपोल मोमेंट के लिए फॉर्मूला होती है वेक्टर p इज इक्वल टू वेक्टर a इंटू क्यू। अब यहाँ पर कोई डिस्टेंस ही नहीं है, अगर डिस्टेंस ज़ीरो है तो वेक्टर p इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, बट यहाँ पर कुछ डिस्टेंस है, तो कुछ डिस्टेंस है इसीलिए यहाँ पर वेक्टर p जो है वो नॉन ज़ीरो रहेगा। तो इसीलिए पोलर मॉलिक्यूल के पास परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है, बट नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं होता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल के कुछ एग्जांपल्स है, पहला है H2 मॉलिक्यूल और दूसरा है CO2 मॉलिक्यूल। तो ये उसके एग्जांपल्स हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए कि दोनों ही मॉलिक्यूल्स को, पोलर हो या फिर नॉन पोलर हो, वैसे मॉलिक्यूल्स को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखें तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज है उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और नेगेटिव को इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। सिमिलरली नॉन पोलर में भी यही चीज़ सेम अप्लाई होती है। तो जब कभी भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल को मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूँगा तो वहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पे ही फोर्स एग्जर्ट होगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक दूसरे के साथ कुछ सेपरेशन बना लेंगे, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है। बट फिर भी यहाँ पर इस चार्जेस के कारण पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अनलाइक चार्जेस है, जो चार्जेस के कारण यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स लगता है। तो इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो यहाँ पर स्टॉप हो जाता है, नहीं तो डिस्प्लेसमेंट होता ही रहता। बट यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव वापस एक दूसरे पे रिस्टोरिंग फोर्स लगा रहे हैं, जो कि एट्रैक्टिव फोर्स के फॉर्म में है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो मॉलिक्यूल है वो पोलराइज हुआ। अब यहाँ पर डायग्राम्स दिखाए गए हैं।
नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और पोलर मॉलिक्यूल्स को। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को पहले इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया गया है। तो नॉन पोलर के पास तो पहले से ही परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं था, तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव्स एक दूसरे पे इंटरसेक्ट है, राइट। बट जब कभी भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो नेगेटिव पॉजिटिव तो सारी जगह पर नेगेटिव पॉजिटिव सिचुएटेड हो गए, राइट। तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो गए। अब यहाँ पर सेपरेशन कितना होगा वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे, कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पावरफुल है। तो यहाँ पर उसको हम लोग टर्म बोलेंगे पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, जितना पोलराइजेशन ज़्यादा होगा उतना ही नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच सेपरेशन ज़्यादा होगा। और पोलराइजेशन डिपेंड करता है, वो करता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज़्यादा उतना पोलराइजेशन ज़्यादा, उतना ही डिस्टेंस ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स की। तो पोलर मॉलिक्यूल्स में तो पहले से ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, भले ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ज़ीरो है। तो इन दी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स में कुछ इस तरीके से सिचुएटेड है, राइट। अब यहाँ पर मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूँ तो फिर से नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में। और पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगेगा। तो इसीलिए सारे पॉजिटिव राइट हैंड साइड डायरेक्शन में है और सारे नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में है, राइट। अब यहाँ पर हमने जो फॉर्मूला लिखी P प्रोपोर्शनल टू वेक्टर E, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव कर दूँ तो वहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा। तो वेक्टर P इज इक्वल टू वेक्टर E और वो कांस्टेंट है काई E। काई E को हम लोग डाई इलेक्ट्रिक का एक कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट बोलेंगे, राइट। और उसको डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है वो भी बोल सकते हैं। तो काई इज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, राइट। तो वो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म है काई। तो काई ई अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होगा। तो जब कभी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ ऐसे हो जाएंगे, पॉजिटिव सारे राइट हैंड साइड डायरेक्शन में, नेगेटिव सारे लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में। तो जो सरफेस पे जो नेगेटिव चार्जेस हुए उसकी वजह से यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी मिलेगी जो कि नेगेटिव है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस के कारण सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा पी मिलेगी, राइट। तो यहाँ पर सरफेस पे चार्जेस होने के कारण जो इनसाइड जो नेट चार्ज है वो ज़ीरो नहीं हो पाता। बट अगर इंडिविजुअल ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो वो नेट सरफेस चार्ज ज़ीरो होगा। बट एक पर्टिकुलर सरफेस की बात करें तो वहाँ पर सरफेस पे चार्ज ज़ीरो नहीं होगा, राइट। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अब जो भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट। तो वहाँ पर अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड नलीफाई नहीं होगा। वो हाँ कुछ हद तक इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करेगा, क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करेगा और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कम कर देगा। तो यहाँ पर जो भी चार्जेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव सिग्मा पी होगी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड माइनस सिग्मा पी है और राइट हैंड साइड प्लस सिग्मा पी है, राइट। और ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के जो भी बाउंड चार्जेस है, ये सारे बाउंड चार्जेस के कारण मिलने वाली सरफेस चार्ज डेंसिटी है जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटर, पहले तो ये चीज़ समझते हैं कैपेसिटर मतलब क्या है। कैपेसिटर एक डिवाइस है जो कि चार्ज को स्टोर करता है। और कैपेसिटेंस मतलब
की स्टोर करने की जो क्षमता है उसको हम लोग कैपेसिटेंस बोलते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए कि मेरे पास दो कंडक्टर है। पहला कंडक्टर है जो कि पॉजिटिव चार्ज पजेस करता है, दूसरा कंडक्टर है जो कि नेगेटिव चार्ज पजेस करता है, राइट। सेम नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। तो यहाँ पर प्लस क्यू और माइनस क्यू बना। तो यहाँ पर कंडक्टर पे कुछ एक्सेसिव चार्ज है जो कि पॉजिटिव है, और इस यहाँ पर कंडक्टर के पास कुछ एक्सेसिव चार्ज है अभी जो कि नेगेटिव है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्यू को इस कैपेसिटर का, क्योंकि अभी ये कैपेसिटर हो गया है क्योंकि उसके पास चार्ज स्टोर्ड है, तो इस कैपेसिटर का हम लोग चार्ज बोलेंगे क्यू को। माइनस क्यू को इस कैपेसिटर का चार्ज बोलेंगे माइनस क्यू। बट अगर हम लोग टोटल, अगर इसी कैपेसिटर का टोटल चार्ज की बात करें तो कैपेसिटर का टोटल चार्ज तो ज़ीरो होगा, क्योंकि इस कंडक्टर में कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज भी होंगे और इस कंडक्टर में कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्जेस भी होंगे, राइट। अब यहाँ पर जो भी कंडक्टर्स है उन दोनों के बीच जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली मिलेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के, जो भी चार्ज है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड, उस चार्ज के प्रोपोर्शन में होगा। जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अब यहाँ पर इस कैपेसिटर में अगर चार्ज को हम लोग डबल कर दें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी डबल हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे ही तो डिपेंडेंट है, राइट। अब यहाँ पर मान लीजिए कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो है V, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है, और किसी चार्ज को मैं सेकेंड कंडक्टर से फर्स्ट कंडक्टर पे लाता हूँ, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जो भी हमने वर्क करवाया वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, राइट। V2 माइनस V1 क्या होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो मैं यहाँ पर कंडक्टर 2 में से कंडक्टर 1 में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए जो भी वर्क करवा रहा हूँ वो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। तो यहाँ पर जो चार्ज है वो चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस का जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, और वो कांस्टेंट वैल्यू मतलब कि हमारा कैपेसिटेंस C। तो ये एक नई टर्म आ चुकी है कैपेसिटेंस। Q अपॉन V का जो रेशियो है, जो कांस्टेंट मिलेगा वो होगा C। और कैपेसिटेंस को मैंने पहले ही बताया था कि कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज, वो एक कैपेसिटी है, राइट। तो यहाँ पर जो कैपेसिटेंस C है वो Q और V के इंडिविजुअल वैल्यू से इंडिपेंडेंट है, राइट। Q और V के इंडिपेंडेंट मतलब कि सेपरेट वैल्यू से इंडिपेंडेंट है, बट Q बाई V रेशियो इज इम्पोर्टेंट फॉर C, राइट। ओके, अब कैपेसिटेंस की अगर बात करें तो कैपेसिटेंस का जो यूनिट होता है वो यूनिट है सिंपल फेरेडे। कैपेसिटेंस यूनिट इज फेरेडे, और इसको हम लोग F से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल F, क्योंकि फेरेडे एक साइंटिस्ट था, तो साइंटिस्ट के नाम के कारण यहाँ पर सिंबल कैपिटल F में लिखा जाएगा। और फॉर्मूला के हिसाब से भी हम लोग उसका दूसरा यूनिट लिख सकते हैं, कूलम्ब अपॉन वोल्टेज, राइट। कैपेसिटर को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है किसी सर्किट में तो कैपेसिटर का रिप्रेजेंट कुछ ऐसा होगा, पैरेलल प्लेट्स बनानी है, राइट। ये कैपेसिटेंस का रिप्रेजेंटेशन है, और ये कैपेसिटेंस एक फाइनाइट वैल्यू का कैपेसिटेंस है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर वेरिएबल कैपेसिटेंस ड्रॉ करने वाला हूँ, तो वेरिएबल कैपेसिटेंस में भी पैरेलल प्लेट्स आएंगी, बट यहाँ पर ये एरो की स्लांटेड डायरेक्शन में ड्रॉ करनी है। तो ये हो गया वेरिएबल कैपेसिटेंस जिसकी वैल्यू चेंज हम लोग कर सकते हैं, राइट। ओके, अब यहाँ पर मान लीजिए कि मुझे C मतलब कि जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज़ करना है, तो बेसिकली फॉर्मूला के हिसाब से क्या करेंगे, Q को इंक्रीज़ करो या फिर V को डिक्रीज़ करो, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कम करो और Q को इंक्रीज़ करते जाओ। तो इस तरीके से मैं कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज़ कर सकता हूँ। तो मान लीजिए कि मेरे पास जो कंडक्टर है उस कंडक्टर पे मैं
ये चार्ज देता चला जाता हूँ, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो कंडक्टर है वो पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट करता ही जाएगा, वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता ही जाएगा। मैं और पॉजिटिव चार्ज देता हूँ, एक्यूमुलेशन होता ही जाएगा। मैं और पॉजिटिव चार्ज देता जाता हूँ, अभी भी एक्यूमुलेशन होता है। बट अब मैं और चार्ज देता हूँ तो वहाँ पर एक्यूमुलेशन रुक जाता है। मतलब कि इस कंडक्टर की अब कैपेसिटी आ चुकी है कि अब वो और ज़्यादा चार्जेस को स्टोर नहीं कर पाएगा, राइट। उसकी कैपेसिटी आ चुकी है। तो अगर वो और ज़्यादा चार्ज को अब स्टोर नहीं करेगा और फिर भी मैं चार्ज देता जाऊंगा, तो अब क्या होगा कि इस कंडक्टर के आसपास जो भी एयर मीडियम है वो चार्ज उस मीडियम को कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। मतलब कि वहाँ पर एटमॉस्फेयर एज अ कंडक्टर बिहेव होगा, राइट। क्योंकि ये एक कैपेसिटी से बियॉन्ड हम लोग जा चुके हैं। तो वैसे ही जब कभी भी एटमॉस्फेयर में लाइटनिंग होती है तो लाइटनिंग इसी का एक एग्जाम्पल है। लाइटनिंग मतलब कि क्लाउड्स में बहुत सारे करोड्स ऑफ चार्जेस एक्यूमुलेट हो चुके हैं। तो वो चार्जेस को एक्यूमुलेशन के कारण अब चार्ज क्या कर रहा है कि वो एटमॉस्फेयर को ही एज अ कंडक्टर बिहेव करके वो उसमें से फ्लो होता है। बाकी एटमॉस्फेयर कभी भी कंडक्टर नहीं बिहेव करता। क्योंकि आप कोई भी लाइव वायर ले लो तो वो लाइव वायर कभी भी हम तक इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के थ्रू हम तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचा पाएगा। क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेयर एज अ कंडक्टर बिहेव नहीं करता है, क्योंकि चार्ज बहुत कम है। बट क्लाउड्स में बहुत सारे चार्ज है, तो अब एटमॉस्फेयर एज अ कंडक्टर बिहेव कर रहा है। तो इसीलिए बाहर जब कोई भी मॉनसून सीज़न होती है तब लाइटनिंग के कारण, राइट, लाइटनिंग में एटमॉस्फेयर में से भी लाइटनिंग फ्लो होती है। तो तब वो एटमॉस्फेयर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। बट नॉर्मली जब लाइव वायर होता है तो हम लोग जब तक उसको टच नहीं करते तब तक शॉक नहीं लगता है। तो तब एटमॉस्फेयर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम ब्रेकडाउन हुए बिना जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड का वो सामना कर सकता है उसको हम लोग डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम की भी एक लिमिट है कि वो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का ही सामना कर सकता है। क्योंकि क्लाउड्स में भी ज़्यादा चार्ज होने की वजह से अब ज़्यादा चार्ज क्या करेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण वहाँ पर अब उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की स्ट्रेंथ आ चुकी है, मतलब कि उसकी अब लिमिट आ चुकी है। तो उसको अब हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलेंगे कि वो अब यहाँ तक ही इलेक्ट्रिक फील्ड का सामना कर सकता है। तो एयर मीडियम के लिए वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, तो वो वैल्यू फिक्स है 3 × 10⁶ वोल्ट मीटर इनवर्स, राइट। अगर हमारे पास दो कंडक्टर्स है और दो कंडक्टर्स के बीच डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर रखा है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू है 3 × 10⁴ वोल्ट, राइट। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग 1 सेंटीमीटर पे रखे हुए कंडक्टर्स की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो होगा 3 × 10⁴ वोल्ट। अब यहाँ पर जो भी कैपेसिटर्स है वो कैपेसिटर के शेप अलग अलग हो सकते हैं। अब उसकी रेंज भी अलग अलग है, जैसे कि 1 माइक्रो फैरेडे 10⁻⁻6 फैरेडे, 1 नैनो फैरेडे मतलब 10⁻⁹ फैरेडे, 1 पिको फैरेडे 10⁻12 फैरेडे। तो कैपेसिटर की कैपेसिटी के हिसाब से वो चार्जेस को स्टोर करेगा।